तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छे ही हूँ। तो करें फिर स्टार्ट आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 71। इट डील्स विद इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, डिबेंचर इशू करने की जो पावर है ना, वो 179 में किसको दे रखी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देखिए, अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, तो कंपनीज एक्ट 2013 में दो सेक्शन में मेनली बात की गई है डिबेंचर इशू करने की। एक 179, ये क्या है? पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बेटा? पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शन 179 में ये बात कही गई है कि बोर्ड के पास पावर है डिबेंचर इशू करने की। बट मेन जो सेक्शन है डिबेंचर का वो क्या है बेटा? सेक्शन 71। सेक्शन 71 डील करता है किसके साथ? डिबेंचर के साथ। अब देखिए, दो बातें हैं इसमें, 179 एंड सेक्शन 71। ठीक है, जो है 179, ये तो है बेटा पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में। क्या है? पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में। जो है सेक्शन 71, ये किसके बारे में है? डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, 179 किसके बारे में है? पावर्स ऑफ बोर्ड। एंड सेक्शन 71 किसके बारे में है? डिबेंचर्स के बारे में। अब पावर्स ऑफ बोर्ड में कहा गया है कि डिबेंचर इशू कर सकता है बोर्ड, और ये बहुत सारी पावर है सेक्शन 179 में, बट उसमें से एक पावर क्या है? टू इशू डिबेंचर्स। टू इशू डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, तो डिबेंचर इशू करने की पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है। बट यहां पे जाके कहते हैं कि अगर डिबेंचर्स क्या हैं? कन्वर्टिबल हैं। अगर क्या है? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, तो वहां पे क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो वैसे तो डिबेंचर इशू करने की पावर किसके पास है? बोर्ड के पास, एज पर सेक्शन 179। बट 71 के अकॉर्डिंग क्या है कि डिबेंचर इशू कौन कर सकता है? कंपनी कर सकती है, बट आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखिए, जैसे हमने बेसिक जब स्टार्ट किया डेट कैपिटल का, तो वहां मैंने बताया था कि एक सेक्शन है 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। यहां बेटा क्या दे रखा है? लिमिट ऑफ बोरिंग्स। ठीक है, अब देखिए जो डिबेंचर्स हैं, ये भी तो कंपनी की क्या है? बोरिंग तो है। डिबेंचर्स क्या है? कंपनी की बोरिंग्स ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना साथ में कि ठीक है, अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो पावर किसके पास है? मेंबर्स के पास है, पासिंग एसआर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने हैं, क्या इशू करने हैं? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है, तो पावर किसके पास आ जाएगी? देखा जाए तो बोर्ड के पास। तो अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल है तो पावर किसके पास है? मेंबर्स के पास है, पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर डिबेंचर्स क्या है? नॉन कन्वर्टिबल है, तो पावर किसके पास है बेटा? बोर्ड के पास है, पासिंग बीआर। बट रुकिए, अभी सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी जो क्या लिमिट लगाता है बोरिंग पावर्स पे, यहां क्या बोला गया कि अगर कंपनी की बोरिंग्स पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपी तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बीआर पास करके भी चल जाएगा। बट अगर बियॉन्ड चली जाती है, मोर देन चली जाती है इससे, तो वहां पे क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि अगर मान लीजिए कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरिंग्स, जो बैंक लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कुछ भी हैं, वो प्लस जो कंपनी मान लीजिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है, प्रपोज्ड इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी क्या है कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है। अब देखिए, वैसे तो क्या है कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179, क्योंकि बोर्ड के पास पावर है। बट अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग लोन्स को मिला के, एग्जिस्टिंग लोन डिबेंचर को मिला के, और जो कंपनी और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने वाली है इसको मिला के, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी वाली जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है कि अब बीआर की जगह क्या चाहिए होगा? एसआर। ठीक है, बीआर तो पास करना ही करना है, क्योंकि डिसीजन तो पहले बोर्ड ने लेना है। तो उसके बाद क्या होगा? मीटिंग बुलाई जाएगी, एज पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी एसआर चाहिए होगा। तो कहने का भाव क्या है कि अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है
कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहती है तो वहाँ पे तो क्या है कि ऐसा चाहिए जीएम बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, मतलब मेंबर का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, जहाँ वोट्स फेवर में क्या होती है, अगेंस्ट का एटलीस्ट 3 गुना। बट मैं ये कह रहा हूँ कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। बट 179 में क्या लिखा गया है, पावर किसके पास है, बोर्ड के पास है। तो यानी क्या है कि BR पास करके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। बट मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि आगे जो सेक्शन है 180 सबसेक्शन 1 क्लोज C, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो बोरिंग्स है वो एक लिमिट से क्रॉस कर जाती हैं, तो मेंबर्स को क्या चाहिए, SR। तो कंपनी को क्या है कि मेंबर के थ्रू SR पास करवाना पड़ेगा। बेसिक डिबेंचर्स क्या है, नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आपने उतारना बेटा, उतार लो 1 सेकंड, ये आप उतार सकते हैं। ठीक है, इसको आप पोस्ट कर लीजिए यहीं पे, पहले उतार लीजिए फिर आगे चलिए, फिर मैं चलता हूँ आगे। ये कहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013, ये मैंने बता दिया सेक्शन 71 एज वेल एज सेक्शन 179। 179 किसका, पावर्स ऑफ बोर्ड, और 71 जो हमने पढ़ना है पूरा विद रूल्स। और रूल्स कौन से हैं हमारे, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। क्या है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 हैं जो हमने इसमें स्टडी करने हैं। अब कहते हैं कि देखिए डिबेंचर का सेक्शन क्या है, 71। तो शुरुआत करते हैं, जय माता दी। पावर टू इशू डिबेंचर्स, एक कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, यानी कल को क्या है कि ऑप्शन रखी जाती है कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आइदर होली, हो सकता है पार्टली कन्वर्टेबल, हो सकता है फुली कन्वर्टेबल। आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, बाद में क्या है रिडम्पशन का टाइम, हो सकता है पूरी कन्वर्ट किया जा सके, हो सकता है पार्टली कन्वर्ट किया जा सके। तो क्या है, प्रोवाइडेड दैट इश्यूड डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स होली या पार्टली शैल बी अप्रूव्ड बाय SR पास दैट GM। ठीक है, जहाँ पे क्या है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वहाँ पे क्या चाहिए बेटा, SR स्पेशल रेजोल्यूशन इन द GM। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए कहाँ पे, GM में SR चाहिए। आगे चलते हैं, नो वोटिंग राइट, ये तो आपको पता ही है, डिबेंचर्स के कोई वोटिंग राइट नहीं होते। ठीक है, तो बेटा याद रखना इस चीज़ को, डिबेंचर्स की कोई वोटिंग राइट नहीं होते। कैसे, देखिए अगर हम वोटिंग राइट की बात करें तो हमारा जो सेक्शन 47 है, क्या है, सेक्शन 47 वो बात करता है वोटिंग राइट की। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग राइट 2 लोगों की बात की गई है, एक इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बेटा, एक इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी के तो क्या है कि जब भी मीटिंग होगी, जब भी जनरल मीटिंग होगी तो इनके तो वोटिंग राइट होंगे ही होंगे। बाय शो ऑफ हैंड से तो 1 मेंबर 1 वोट, अगर बाय पोल है तो 1 शेयर 1 वोट। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या है कि वोटिंग राइट जो होते हैं केवल 4 केसेस में होते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, तो 4 केसेस में कौन से होते हैं कि एक तो था अगर 2 साल लगातार उनको डिविडेंड नहीं मिला, और दूसरा था कि कंपनी की रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रही है या वाइंडिंग अप हो रही है या कोई ऐसा मुद्दा डिस्कस हो रहा है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। अगर बात करें तीसरी, क्या है कि डिबेंचर्स के वोटिंग राइट्स की बात, तो डिबेंचर्स के जो वोटिंग राइट्स की बात की गई है वो कहाँ पे की गई है बेटा, सेक्शन 71 में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। ठीक है, कोई वोटिंग राइट नहीं होते, इनके कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे डिबेंचर होल्डर की कोई भी राइट नहीं होंगे। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि हाँ, हो सकता है कि डिबेंचर ट्रस्टी जो है, अपने जो आके पढ़ना है, डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुला ले। तो जब डिबेंचर होल्डर की मीटिंग हो रही होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो अपनी बात तो रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं वो, अगर डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होती है, डिबेंचर ट्रस्टी अगर स्पेशल उनकी मीटिंग बुलाता है तो। एक और चीज़, अब चलते चलते मैं ये बता दूं कि जैसे अब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें या नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करें, संख्या की बात करें, तो अगर हम संख्या की बात करें नंबर्स की, तो ये भी याद रखना कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों ही क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। दोनों ही क्या होता है बेटा, मेंबर्स होते हैं। अगर एज ए मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, 200, 200 या 200 से कम, यानी कि मैक्सिमम कितने ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, ये लिखते हैं मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 200, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कितने ज़्यादा से ज़्यादा, 200, ठीक है। और पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, ठीक है, पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं मेंबर्स, नो लिमिट, ठीक है। और मिनिमम कितने होते हैं पब्लिक में, प्राइवेट में 2, पब्लिक में कितने होते हैं, ठीक है, 7। ये कितने बेटा, मिनिमम, मिनिमम जो हैं वो प्राइवेट में तो होते हैं कितने, ठीक है, प्राइवेट में कितने होते हैं बेटा, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मैक्सिमम की बात की कहाँ की गई है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। और मिनिमम कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी के, 2, ये बात कहाँ की गई है, सेक्शन 3 में, ठीक है। और जो मैक्सिमम है पब्लिक के, यहाँ कोई बात नहीं की गई, तो ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं है इनकी। और मिनिमम कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, 7, ये कहाँ बात की गई है, सेक्शन 3 में, जो इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन है, ठीक है। तो मेंबर की संख्या तो इस प्रकार से है। अब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों ही क्या होते हैं, मेंबर ही होते हैं। पर जो वोटिंग राइट है उनकी बात कहाँ की गई है, 47 में, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर जो हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं नहीं लिखा, ठीक है, नो लिमिट, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम क्या है, कंपनी डिवेंचर ना इश्यू करे तो कोई भी डिवेंचर होल्डर नहीं है, तो 0 भी हो सकते हैं। और क्या है, मैक्सिमम कितने हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो उनकी कोई लिमिट नहीं, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ठीक है, ना मिनिमम की लिमिट है ना कोई मैक्सिमम की लिमिट है, ये आप याद रखना। और ये भी याद रखना बेटा कि अगर हम टेन्योर की बात करें, ठीक है, अगर हम टेन्योर की बात करें तो इक्विटी की कोई टेन्योर नहीं होती, क्या है, हम बात क्या करते हैं इसके ऊपर की, इक्विटी की, ठीक है। इक्विटी की क्या है कि कोई टेन्योर नहीं होती, नो टेन्योर, ठीक है, नो टेन्योर, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कंपनी बायबैक के टाइम पैसे वापस देती है या कंपनी जब लिक्विडेट होती है तब। प्रेफरेंस की टेन्योर जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की होती है, 20 साल की होती है, कभी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। मैक्सिमम क्या होती है, 20 साल की होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की टेन्योर। और क्या है कि अगर इंफ्रा कंपनी इशू करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू करे, कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज है, वहाँ पे कितनी हो सकती है, 30 साल की। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, सेक्शन 55 में, जो प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन है। और अगर हम डिवेंचर होल्डर की बात करें तो यहाँ कैटेगरी बेटा 2 है, एक सिक्योर्ड डिवेंचर, एक अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड के केस में क्या है, कोई लिमिट नहीं है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर के केस में कोई लिमिट नहीं है। पर सिक्योर्ड के केस में क्या है कि मैक्सिमम जो लिमिट है, लाइफ है डिवेंचर की, वो 10 साल की है। और सेम वही अगर वो इंफ्रा कंपनी इशू करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस वाली या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी, तो जो पढ़ेंगे हम ही, वो क्या है, मैक्सिमम 30, ठीक है। ये बातें सारी कहाँ लिखी हैं, ये सेक्शन 71 विद रूल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, इसलिए करवा दिया कि बच्चों को कन्फ्यूज़न रह जाती है, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे बात कर रहे थे, पहले हमने बात की इक्विटी की, साथ में प्रेफरेंस की, साथ में डिवेंचर्स की, ठीक है। तो वोटिंग राइट की जब बात कर रहे थे, तो वोटिंग राइट की जब हमने बात की तो वहाँ बेटा क्या था, ठीक है। जब वोटिंग की बात कर रहे थे हम कह रहे थे इक्विटी के तो होते ही होते हैं हर एक जीएम में, और प्रेफरेंस की क्या है, 4 केसेस में होते हैं। ये कहाँ बात लिखी, सेक्शन 47 में, ठीक है। और डिविडेंड की कोई वोटिंग, डिवेंचर की कोई वोटिंग राइट नहीं होते। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस की बात कहाँ की है, सेक्शन 47 में, ठीक है। डिवेंचर की बात कहाँ की, अभी हम पढ़ रहे थे सेक्शन 71 में, इसकी कोई वोटिंग राइट नहीं होते। और नंबर्स की बात कर ली हमने, डिवेंचर होल्डर तो 0 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है उनकी। और प्रेफरेंस क्या है, उनका भी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बट क्या है कि इक्विटी जो है, जो मेंबर की बात करें, दो प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दोनों ही क्या होता है, मेंबर होते हैं। और मेंबर की संख्या प्राइवेट में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200, पब्लिक में कम से कम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और क्या था, टेन्योर, इक्विटी की कोई टेन्योर नहीं होती। प्रेफरेंस की क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होती है, और अगर इंफ्रा कंपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होती है। और डिबेंचर अगर सिक्योर्ड है तो उनकी टेन्योर कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होती है। और क्या इंफ्रा कंपनी है तो क्या है, 30 साल होती है, जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आइडिया आप दिमाग में लेके चलना, कन्फ्यूजन ना रहे। मैं वापस वहीं आता हूँ ऑन ट्रैक, ठीक। कई बार आपको लगता होगा
कि ऑफ द ट्रैक चला गया है, बट बेटा ये ऑफ द ट्रैक नहीं होता, ये ऑन द ट्रैक होता है। इसी को ऑन द ट्रैक बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसको आप कंपैरिजन करना जानते हो। अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। चीज़ों को समझना आना चाहिए कि कल को क्वेश्चन जब केस लो बन के आएंगे तब क्या जवाब होगा आपके पास। तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए सिचुएशन को, ठीक है। तो चलिए, पावर टू इशू डिबेंचर हुआ। नेक्स्ट था नो वोटिंग राइट। हम बात जो कर रहे थे बेटा कि क्या है कि किसी भी डिबेंचर होल्डर की क्या है, कोई वोटिंग राइट नहीं होते। फिर है इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर। ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। तो है आसान है। अब बात हो रही है सिक्योर्ड डिबेंचर की। तो देखिए, डिबेंचर्स जो हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड मतलब कंपनी की कोई एसेट, जैसे मूवेबल एसेट है या इमूवेबल है, उस पर क्या होगा, चार्ज क्रेडिट होगा। जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 77 से लेके 87 में चार्ज क्रेडिट होता है, चार्ज क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, आइए वो रीड करते हैं। पहले कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स मे बी इशूड बाय ए कंपनी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर कंपनी क्या है कि सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना चाहती है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। और आपको पता ही है कि रूल्स कौन बनाता है, एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आइए स्टडी करते हैं रूल 18। यहाँ क्या कहते हैं, कंपनी शैल नॉट इशू सिक्योर्ड डिबेंचर्स अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। तो पहली बात जिसमें डिस्कस कर रहा था, तो टेन्योर कितनी होगी, मैक्सिमम 10 साल। एन इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स मे बी मेड प्रोवाइडेड द डेट ऑफ रिडम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो मैक्सिमम टेन्योर कितनी होगी बेटा, 10 साल, ठीक है। काउंट कहाँ से करेंगे हम, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। डेट ऑफ इशू से ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल, 10 years, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे टर्नओवर क्या है कि 10 साल से ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितनी, 30 साल। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज में इशू सिक्योर्ड डिबेंचर्स फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years। 10 साल से ज़्यादा, मैक्सिमम 30 साल तक इशू कर सकती है फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी। पहला, कंपनीज एंगेज इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कंपनी क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप करके बैठी हैं। दूसरा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। पहला क्या है, वो कंपनी जो क्या है सेटअप करके बैठी है सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या है सेटअप करके देती है वो कंपनी होगी। और दूसरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, जो फाइनेंस करती हैं। पहला जो सेट करके देती हैं, दूसरा जो फाइनेंस। तो पहला क्या है बेटा, इसको ऐसे याद रखो, एक एंगेज इन सेटिंग अप, दूसरा क्या है, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। एज डिफाइंड इन क्लोज 7A ऑफ सब डायरेक्शंस 1 ऑफ डायरेक्शंस 2 ऑफ NBF नॉन बैंकिंग फाइनेंस नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग कंपनीज नॉर्म्स रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2007। एग्जाम के लिए अगर ये सारा नहीं याद हो पाता तो इतना याद रख लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। तो पहला जो सेटिंग अप में लगी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं वो कंपनी लोग हैं। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्या रखना है, वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड फाइनेंस करती हैं, ठीक है। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। एज डिफाइंड इन क्लोज B ऑफ डायरेक्शन 3 ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज RBI डायरेक्शन 2011, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, 3 हो गए। फोर्थ है कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय RBI, अप्रूव्ड बाय RBI और बाय नेशनल हाउसिंग बैंक और बाय एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 years। तो वो कंपनी जिसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट ने या नेशनल हाउसिंग बैंक ने अलाउ कर रखा है 30 साल से ज़्यादा इशू, 10 साल से ज़्यादा क्या है डिबेंचर इशू करने के लिए। तो ज़्यादा से कितने इशू कर सकते हो, 30 साल तक, ठीक है। तो एक तो वो हो गया जो एंगेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, या वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। और क्या था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और लास्ट क्या है, वो कंपनीज जिसे क्या है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है।
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, या NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से ऑथराइज कर रखे हैं। तो 4 केसेस में क्या है कि टेन्योर 10 साल से ज़्यादा हो सकती है। फिर आगे चलते हैं जी, जहाँ पे क्या है कि डिबेंचर्स क्या हैं, सिक्योर्ड हैं, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि उसकी कंपनी की एसेट के ऊपर क्या क्रेडिट किया जाएगा, चार्ज। चार्ज कौन सी एसेट पे क्रेडिट होता है, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। देखिए जब चार्ज की बात आती है बेटा याद रखना, ठीक है, चार्ज ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट, ठीक है, तो ये तो कंपनी की जो मूवेबल एसेट है उस पर भी क्रेडिट हो सकता है, और जो इमूवेबल है उस पर भी क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। और इसके अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 87 बेटा डील किस में करते थे, चार्जेस में, ठीक है। चलिए जी आगे, तो अब चलते हैं आगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे धीरे करके। सच एन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स shall be secured by creation of charge on the properties or assets the company or its subsidiaries or holding company or its associate companies having a value which is sufficient for due repayment of amount of debentures and interest thereon। अब इसमें एक पॉइंट है बड़ा अच्छा, अभी कहते हैं कि क्या कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है, सिक्योर्ड डिबेंचर, क्या कंपनी अपनी ही एसेट्स पे चार्ज क्रेडिट करेगी, तो आंसर है नहीं, नो। कंपनी अपनी एसेट्स के ऊपर भी चार्ज क्रेडिट कर सकती है, अपनी होल्डिंग कंपनी की, अपनी सब्सिडरी कंपनी की, अपनी एसोसिएट कंपनी की, ठीक है। क्या याद रखना है, चार्ज जो क्रेडिट करना है ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट, ये किसकी करना है, कंपनी की इटसेल्फ, ठीक है। कंपनी अपनी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, या फिर क्या है, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, या फिर क्या है बेटा, कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, या फिर क्या है कि कंपनी अपनी एसोसिएट कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है। ये आपने याद रखना है, कंपनी अपनी ही एसेट के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, या होल्डिंग कंपनी की एसेट के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, या सब्सिडरी कंपनी की एसेट के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है, या कंपनी अपनी एसोसिएट कंपनी की एसेट के ऊपर चार्ज क्रेडिट कर सकती है। ये हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में रीड किया था कि होल्डिंग कंपनी क्या है, जिसके पास क्या है, हमारी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं, या क्या है, हमारी कंपनी का बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करते हैं। और एसोसिएट क्या था, एक कंपनी जो क्या है कि दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा शेयर कैपिटल कंट्रोल करती है, होल्ड करती है, बट दैट इज़ नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। ये कहाँ कवर हुआ था हमारा, टाइप्स ऑफ कंपनी में, ठीक है बेटा। फिर चलते हैं आगे, फिर कहते हैं जी अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये तो हो गया क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये रेलिवेंट है। कंपनी शैल अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफ इट्स डिबेंचर एंड नॉट लेटर देन 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ये याद रखना है, कब क्रिएट करना है, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया उससे पहले, बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन इशू करने से पहले, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू किया या लेटर ऑफ ऑफर इशू किया है, लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एंड नॉट लेटर देन 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि डिबेंचर अलॉट करने के 60 दिन के अंदर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो जाना चाहिए, ठीक। क्या कह रहे हैं बेटा कि कब अपॉइंट होना चाहिए, कि प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है, या लेटर ऑफ ऑफर। देखिए अब ऐसा होता है, जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है डिबेंचर तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी अपने ही जो लोग हैं, जैसे मेंबर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, उनको ऑफर करती है तो उसे बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। जो पहले ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ऑफर करना तो कंपनी इशू करती है लेटर ऑफ ऑफर। अगर जो पब्लिक को ऑफर करेगी तो इट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर इशू करने से पहले यानी बिफोर, या फिर क्या है, जो डिबेंचर्स अलॉट हो चुके हैं, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स के 60 डेज के विद इन 60 डेज।
ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि कंपनी शैल अपॉइंट द डिबेंचर्स ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इस डिबेंचर्स एंड नॉट लेटर देन 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करने के 60 दिन के अंदर एग्जीक्यूट ए डिबेंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑन। ठीक है, फिर आगे है चार्ज इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अब देखिए पैसा तो किसका लगा हुआ है, डिबेंचर होल्डर का, बट उनके बिहाफ पे कौन अपॉइंट हुआ है, डिबेंचर ट्रस्टी। अब हज़ारों लाखों डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं कंपनी के, जो कंपनी इशू कर दी है पब्लिक को, और डिबेंचर क्या है, सिक्योर्ड। अब क्या हर एक डिबेंचर होल्डर की फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाए, नहीं। तो उनके बिहाफ पे एक व्यक्ति जो अपॉइंट हुआ है, एक अथॉरिटी जो अपॉइंट हुई, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्टी। तो कंपनी उसी डिबेंचर ट्रस्टी की फेवर में ही क्या करेगी, चार्ज क्रिएट कर देगी। और डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है, जो हमने पढ़ना है आगे जाके, टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो वो व्यक्ति जो डिबेंचर होल्डर की इंटरेस्ट का जो प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उसी की फेवर में कंपनी चार्ज क्रिएट कर देगी, क्योंकि कंपनी कल को डिफॉल्ट करेगी तो उस चार्ज को इन्वोक करना यानी उस एसेट्स को बेच के डिबेंचर होल्डर के पैसे रिकवर करके देना, किसकी टास्क होती है, डिबेंचर ट्रस्टी की। तो जो बंदा क्या है कि डिबेंचर होल्डर्स का नुमाइंदा बन के खड़ा है, कंपनी उसी की फेवर में चार्ज क्रिएट कर देगी। और सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर होल्डर बाय वे ऑफ अ चार्ज और mortgage shall be created in favor of debenture trustee on any specific movable property of the company or its holding company, subsidiary company or associate company or otherwise। तो क्या है, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, wherever situated or any interest therein, provided that in case of non-banking finance company, charge or mortgage under subclause 1 may be created on any movable property। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में क्या है, चार्ज या मॉर्गेज क्या है, अंडर सब क्लोज 1 जो है मे बी क्रेडिट ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। सीधी सी बात कर रहे हैं, देखो अगर कंपनी है तो प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक। और एनबीएफसी है तो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, वो स्पेसिफिक है या नहीं है कि ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं, कंपनी ने लोगों से पैसा लेना है, डेटर्स हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एनी एसेट के ऊपर क्या है कि एनबीएफसी के केस में चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा एक चीज़ है इसमें, अब ये कह रहे हैं कि जो चार्ज क्रिएट करना है इस केस में, वो क्रिएट करना है मूवेबल प्रॉपर्टी पे या क्या इमूवेबल पे। अब एक चीज़ जो यहाँ मिसिंग है वो है कि क्या कंपनी की इंटेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो सेक्शन 77 जो है क्रिएशन ऑफ चार्ज का, वो तो कहता हो सकता है कंपनी की एसेट मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, चार्ज क्रिएट हो सकता है। बट जब हम सेक्शन 71 पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स का, तो यहाँ पे केवल किसकी बात की गई है, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो यानी कि जब बात डिबेंचर की होगी, तो वहाँ पे कहने का भाव ये हुआ कि इंटेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। अब बैंक लोन दे हो सकता है कंपनी की पेटेंट के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर, ठीक है, ट्रेडमार्क के ऊपर, बट जब डिबेंचर की बात आएगी, डिबेंचर्स को सिक्योर करने की बात आएगी, तो डिबेंचर्स की बात आएगी, डिबेंचर्स होल्डर को सिक्योर करने की बात आएगी बेटा, तो उस केस में क्या है कि जो चार्ज क्रिएट करना है वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही क्रिएट करना है। बट हाँ, एनबीएफसी अगर कोई डिबेंचर इशू करती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो स्पेसिफिक हो। तो एनबीएफसी के केस में क्या है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है कि चार्ज क्रिएट हो सकता है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है बेटा, चार्ज क्रिएट हो सकता है। ठीक है बेटा, फिर कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ चार्ज नॉट नेसेसरी। अब कौन से केस में कहते हैं कि चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं कि देखिए जहाँ पे गारंटी कौन दे रही है, सरकार दे रही है। अब गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो सॉवरेन गारंटी होती है, वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होती। जहाँ पे सरकार गारंटी दे दे तो वहाँ डिफ़ॉल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी सुना है कि सरकारी बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए, कभी सुना है, नहीं सुना होगा। ठीक है, पीएनबी के केस में सुना होगा आपने, पंजाब नेशनल बैंक के केस में क्या था कि जो नीरव मोदी के फेवर में जो उन्होंने क्या था, गारंटी दे रखी थी, तो था कि अब पीएनबी बैंक सरकारी बैंक है, ठीक है, तो उन्होंने जो गारंटी दे रखी तो चांसेस थे कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, पीएनबी बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए। ठीक है, इतना दे वर नॉट हैविंग इनफ लिक्विडिटी, तो वहाँ गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उनको। ठीक है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं हो, गवर्नमेंट के केस में बेटा कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होता।
तो वहाँ पे क्या है, किसी गारंटी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स by government company which is fully secured by guarantee given by CG or one or more SG state governments or by both, the requirement of creation of charge under this sub rule shall not apply। तो जहाँ पे कौन इशू कर रहा है, डिबेंचर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी इशू कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी, और साथ में वो क्या है, जिसको फुली सिक्योर्ड बाय गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट या दोनों। ठीक है, दो कंडीशन इकट्ठी आ रही हैं, एक इशू कौन कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी, दो बातें इकट्ठी आ रही हैं। एक क्या है कि इशू कौन कर रही है डिबेंचर, गवर्नमेंट कंपनी, प्लस साथ में गारंटी आ रही है, गवर्नमेंट गारंटी, सेंटर की या स्टेट की। ठीक है जी, गवर्नमेंट कंपनी इशू कर रही है और गारंटी किसकी आ रही है, गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे चार्ज क्रेडिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर कहते हैं इन केस ऑफ लोन टेकन बाय सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द चार्ज और मॉर्गेज अंडर दिस सब रूल में ऑल्सो बी क्रेडिट ऑन द प्रॉपर्टीज और एसेट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं कि क्या है कि जो चार्ज क्रेडिट किया जा सकता है वो हो सकता है कि कंपनी अपनी एसेट पे कर दे, या होल्डिंग कंपनी की, या सब्सिडरी कंपनी की, या एसोसिएट कंपनी की। अब कहते हैं कि लोन ले रही है, कौन ले रही है, सब्सिडरी कंपनी ले रही है, तो चार्ज किसकी एसेट पे क्रेडिट हो गया, होल्डिंग कंपनी के एसेट पे क्रेडिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है काफ़ी रिलेवेंट, तो क्या है, क्रिएशन ऑफ डीआर है। देखिए जो चार्ज की बात हो रही है ये कोई कंपलसरी नहीं है। पहली बात, अगर डिवेंचर्स क्या है अनसिक्योर्ड, बट अगर डिवेंचर क्या है सिक्योर्ड, तो ऑब्वियसली जब सिक्योर्ड हैं तो चार्ज क्रेडिट होगा, तो चार्ज जब क्रेडिट होगा तो हवा में थोड़ी ना हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है, नियम कायदे होने चाहिए। तो जो हमने पढ़ा वो नियम कायदे ही थे कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज क्रेडिट होंगे, ये सारे किसकी बातें थी, चार्ज की बातें हैं। ठीक है, अगर क्या है कि डिवेंचर्स क्या है सिक्योर्ड है, तब ये चार्ज वाली बात कब आएगी सारी, अगर क्या है कि डिवेंचर्स क्या है सिक्योर्ड है, अगर अनसिक्योर्ड है तो चार्ज जो उसकी बात कोई नहीं आएगी। फिर कहते हैं क्रिएशन ऑफ डीआरआर, जहाँ पे कहते हैं कि जब डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे, क्या है सबसेक्शन 4 दैट इज रूल 18 सब रूल 7, और डीआरआर क्रिएट करना है। डिवेंचर जब इशू होंगे, डिवेंचर्स क्या है सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है दोनों, जब भी कहते हैं कि डिवेंचर इशू होंगे तो डीआरआर क्रिएट किया जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स में। ठीक है, where debentures are issued by company under this section, the company shall create a DRR, debenture redemption reserve account, out of profits of the company available for payment of dividend। तो कहने का मतलब क्या है कि जो DRR क्रिएट हो रहा है वो क्या है, आउट ऑफ, ठीक है, क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। तो क्या बोलते हैं कि वेयर डिबेंचर्स आर इशूड बाय कंपनी अंडर दिस सेक्शन द कंपनी शैल क्रेडिट डीआरआर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब एक चीज़ याद रखना कि देखिए जो डीआरआर क्रेडिट किया जा रहा है वो तो कहते हैं जो फ्री प्रॉफिट्स हैं या फ्री रिजर्व से उसमें से क्रेडिट कर रहे हैं, बट डीआरआर जो खुद होता है वो नॉट अ फ्री रिजर्व, वो फ्री रिजर्व नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि ये भी चीज़ समझना, अगर क्या है कि जो डीआरआर क्रेडिट करना है वो तो जो फ्रीली अवेलेबल प्रॉफिट्स, यानी वो प्रॉफिट जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है उसमें से क्रेडिट करना है, बट जो डीआरआर खुद है वो फ्री रिजर्व नहीं होता। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट ए फ्री रिजर्व, यानी इसमें से क्या है, डीआरआर में से क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये केवल किसके इस्तेमाल में आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, दिस इज नॉट ए फ्री रिजर्व। ये कहाँ काम आएगा बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में ही काम आएगा, कहीं और काम नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है उसमें से डीआरआर क्रिएट करना है, बट डीआरआर का इस्तेमाल केवल कहाँ होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, ये फ्री रिजर्व नहीं है। मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको। फिर आगे चलते हैं क्वांटम ऑफ डीआरआर, अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी रिलेवेंट है ये एग्जाम के लिए कि डीआरआर क्रिएट कितना करना है। एक बार ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, याद हो जाएगा, फिर बार बार याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसको फिर एक बार ही पढ़ के अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ध्यान से देख लेना इसको। डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट फॉर द कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं कि जो पार्ट कन्वर्ट ही हो जाएगा
उसके लिए क्या करना है, हमने अभी तो पढ़ा DRR का इस्तेमाल कहाँ होगा, रिडम्पशन के लिए। मान लीजिए अगर डिवेंचर्स क्या हैं, क्या हैं, नॉन कन्वर्टिबल है, ठीक है, कितने के, 10 लाख के। फिर क्या है कि फुली कन्वर्टिबल है, कितने के, 10 लाख के। फिर क्या है, पार्टली कन्वर्टिबल है, कितने के, 10 लाख के। और 10 लाख में से क्या है कि जो 7 लाख के हैं ये कन्वर्टिबल है, ठीक है, और 3 लाख के जो हैं ये क्या है, नॉन कन्वर्टिबल है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि वो कह रहे हैं कि जो पार्ट कन्वर्टिबल है उसके लिए काहे को हमने चार्ज क्रेडिट करना है, ठीक है। जो पार्ट क्या है, कन्वर्टिबल है, साफ साफ कह रहे हैं कि जो पार्ट कन्वर्टिबल है उसके लिए काहे को हमने पे DRR क्रेडिट करना है। DRR का मकसद ही क्या है, डिवेंचर की रिडम्पशन करना, ठीक है, डिवेंचर की रिडम्पशन करना, रिडीम करना। अब देखिए जो कन्वर्ट ही हो जाएंगे वो रिडीम तो करना ही नहीं हमने, जो कन्वर्ट ही हो जाएंगे कल को उसको तो रिडीम करना ही नहीं हमने, ठीक है, जो शेयर्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है 10 लाख की, तो DRR क्रेडिट कितना होगा, कितना होगा बेटा, कितना होगा, 10 लाख का। क्यों, इसमें से कुछ कन्वर्टिबल पार्ट नहीं है। अगर फुली कन्वर्टिबल है तो DRR कितना होगा, नील, कोई ज़रूरत नहीं है, सारी कन्वर्ट हो जाने हैं। अगर पार्टली कन्वर्टिबल है जिसमें से 7 लाख क्या है, कन्वर्टिबल है, तो इसके लिए कितना क्रेडिट करेंगे, नील। बट जो कन्वर्टिबल पार्ट है, ठीक है, जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है निकल को रिडीम करना है, इसके लिए कितना क्रेडिट करेंगे, 3 लाख। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। जिसने उतारना है उतार लेना इसको पोज करके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल, जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है उसके लिए DRR क्रेडिट करो, जो कन्वर्टिबल पार्ट है काहे को करना है, क्योंकि हमने कौन सा, रिडीम करना है, तो कन्वर्ट ही हो जाएंगे इक्विटी में, ठीक है। फिर आ गया बेटा, भी करना है तो करना कितना है, जहाँ DRR क्रेडिट करना है तो करना कितना है। तो कहते हैं कि जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कितने, नो DRR, कहानी खत्म, ठीक है, 0% DRR फॉर डिवेंचर्स इशूड बाय फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स। पब्लिकली इशू किए हैं या प्राइवेटली प्लेस्ड, लाइक QIP को इशू किए हैं, क्वालिफाइड इंश्योरेंस बायर्स को इशू किए हैं, वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे रेगुलेट कौन कर रहा है, बैंकिंग RBI या बैंकिंग कंपनी, तो उन्हें कितना क्रेडिट करना है, 0, 0, ठीक है। कितना क्रेडिट करना बेटा इनको, 0। फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 72 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एज पर कंपनी लॉ, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एज पर कंपनी लॉ, तो उन्हें कितना क्रेडिट करना है, एज एप्लीकेबल टू NBFC रजिस्टर्ड विद RBI। जो NBFC क्या है, रजिस्टर्ड विद RBI हैं, उन्हें जितना क्रेडिट करना है उतना ही नहीं क्रेडिट करना है। आगे वो लिख दिया गया है, इसका जवाब ये रहा, क्या है, जो NBFC रजिस्टर्ड विद RBI हैं तो उन्हें कितना क्रेडिट करना है, 25%। तो इन्हें भी कितना क्रेडिट करना होगा बेटा, सेम यही 25। तो 25% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स issued through public issue as per present SEBI issue and listing of debt security regulation 2008। तो इन्हें कितना क्रेडिट करना बेटा, NBFC को 25% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, ठीक है। अब है कौन सा केस है ये, जहाँ पे पब्लिकली प्लेस्ड है, पब्लिक इशू के थ्रू आई हैं, नो DRR जहाँ पे प्राइवेटली प्लेस्ड है, ठीक है। तो अब तक हमने 3 बातों पर चर्चा की, एक था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें और इसमें दोनों में सेम अप्लाई हो, कितना, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पब्लिकली प्लेस हुए हैं, अगर प्राइवेट प्लेस हुए हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डिवेंचर रेज किए हैं, तो क्या है, 0%, कोई भी रेज नहीं करना, ठीक है, नो DRR, ठीक है। फिर कहते हैं HFC जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड विद NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, तो उन्हें कितना रेज करना है, 25%, ठीक है, 25%, ठीक है, सेम है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का
25%, जो पब्लिक इशू से रेज हुए हैं, ठीक है। एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और प्राइवेटली प्लेस्ड है तो 0, ठीक है। तीनों में सेम हो गया ये, एनएचबी, एनबीएफसी और एफआई अंडर सेक्शन 2 क्लोज 72 ऑफ कंपनीज एक्ट। और जो बाकी की कंपनीज हैं, ठीक है, उन्हें कितना रिस्क करना है? फॉर अदर कंपनीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो बाकी की बची खुची कंपनियाँ हैं तो कितना रिस्क करेंगे बेटा? मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कितना रिस्क करेंगे? 25%। और वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू एज पर प्रेजेंट SEBI इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। और क्या कहते हैं, अगर कंपनी लिस्टेड है और इशू कैसे आ रहा है उनका? प्राइवेटली प्लेस्ड है, ठीक है। अगर अनलिस्टेड है, इशू कैसे? प्राइवेटली प्लेस्ड है, ठीक है। तो कितना है? 25% इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर, बेशक लिस्टेड है या अनलिस्टेड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कितना? 25% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। तो कैसे था? अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कितना रिस्क करना है बेटा? नील। HFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं एज पर कंपनी लॉ, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या PFI है, NBFCs हैं, NBFC रजिस्टर्ड विद RBI हैं, ठीक है। तो इन तीनों के केस में कितना था बेटा? अगर पब्लिक इशू के थ्रू रेस कर रहे हैं एज पर SEBI इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, पब्लिक इशू के जरिए रेस कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का कितना रेस करना है? 25%। अगर प्राइवेटली प्लेस्ड है, अगर क्या है? प्राइवेटली प्लेस्ड है तो कितना बेटा? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का कितना? 0, ठीक है। या सीधा लिख लो, ऐसे क्यों लिखना हमने? कितना लिखते हैं हम? नील, ठीक है, नील। फिर कहते हैं अदर में आगे, अदर कंपनीज, ठीक है। अगर कहते हैं लिस्टेड है, प्राइवेटली प्लेस्ड है, ठीक है, या अनलिस्टेड है तो प्राइवेटली प्लेस्ड है, तो अनलिस्टेड का क्या है? पब्लिक प्लेसमेंट तो कर नहीं सकती, तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, किसका? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, ठीक है। उसके अलावा लास्ट एक रह गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं तो वहाँ भी कितना था? सेम 25%। तो बिल्कुल इजी है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नील, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, कंपनीज हैं, तो वहाँ क्या है बेटा? पब्लिकली प्लेस करेंगे तो 25% है, प्राइवेटली प्लेस करेंगे तो नील है। बाकी सभी केस में 25% याद रख लेना, ठीक है। अगर क्या है? लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो कितना है? 25%। मैन्युफैक्चरिंग में भी कितना है? 25%, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर